हाँ जी, इंड एस 108 है ना, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स रिवीजन फटाफट करते हैं। सबसे पहले अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक इंडेक्स बड़ा आसान इंडेक्स है, और जब ना एएस किसी ने अगर पढ़ रखा है एएस नंबर 17 तो डिट्टो वही है ना। थोड़ा बहुत मान लो अलग अलग है, जैसे वहां पे बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट की बात होती थी, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, बस बोल दिया जाता है। ओके, होता बात वही है, बस नाम नहीं लिया उन्होंने। मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट, सर ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है? इट इज कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी engaged in the business activity from which it earn revenue and incur expenses। तो एक बिजनेस एक्टिविटी होना जरूरी है, सेगमेंट अलग से होने के लिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज चलती हैं। हम एक्टिविटीज के बेसिस पर या किसी और सुटेबल बेसिस पर, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सेगमेंट्स बना सकते हैं, और फिर हम उनका रेवेन्यू, उनकी एक्सपेंसेस, उनकी एसेट्स, लायबिलिटी सब अलग अलग देखेंगे। ठीक है ना। अभी सेगमेंट कैसे बनते हैं उसको मैं बोला कि भैया सेगमेंट बनने के लिए पहली चीज होनी चाहिए बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी अगर आप सेगमेंट बना रहे हो तो वो अपने आप में क्या होना चाहिए? एक बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, खर्चे भी हो रहे हैं, तभी तो आप अलग से रिकॉर्ड कर पाओगे। रेगुलरली रिव्यूड बाय द CODM, CODM मतलब चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। ओके, एंड डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। और उस पर्टिकुलर सेगमेंट जिसके लिए आपने बनाया उसके लिए पर्टिकुलर खर्चा, इनकम, एसेट, लायबिलिटी आपको पता होना चाहिए। CODM कौन हो सकता है? कैन बी अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर अपन ने बात किया एग्रीगेशन ऑफ मल्टीपल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का, टू और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स of an entity can be aggregated and treated as a single operating segment if they have similar, सारी चीजें होनी चाहिए ना, उस टाइम भी अपन ने बात किया था, सारा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। इफ दे हैव सिमिलर क्या? इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जी मार्जिन वगैरह, उस पर आप कमा कितना रहे हो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस बनेगा कैसे, कस्टमर्स कौन कौन से हैं उसके जिनको माल बेचा जाएगा, मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब भाई ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह जो भी है, और नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरमेंट्स, रूल्स रेगुलेशंस। अगर ये सब सेम है तब आप अलग अलग सेगमेंट को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? किसी एक सेगमेंट में एग्रीगेट कर सकते हो। कितने आइटम हो गए सर? 6 आइटम हो गए हैं। कैसे याद आएंगे सर? ग्रॉस मार्जिन अलग से रह जाएगा ना, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर क्या हो जाएगा, दो के बंच में याद कर लेना, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर क्या होगा? कस्टमर्स को देख लेना, अच्छा कस्टमर के पास पहुंचाते कैसे हो वैसे देख लेना, क्या डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो, ठीक है ना, ये 2 में याद हो जाएगा। और फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अलग से याद रखना होगा। डन। तो पहला और लास्ट वाला अलग कर लो, बीच के दो के बंच बना लो, नेचर ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज सॉरी, और दूसरा नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इधर कस्टमर और कस्टमर तक पहुंचाने का जरिया, ठीक है, मेथड। सर फिर मेन चीज है इसकी ये रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल सेगमेंट कब होगा? इट इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ द एंटिटी फॉर विच सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज सेपरेटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया रिपोर्टेबल सेगमेंट तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से रिपोर्टेबल कौन सा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को कौन सा शो करना है, तो जो स्पेशली डिस्क्लोज किया जाएगा वो रिपोर्टेबल होगा। अब रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया क्या है? विल बी कंसिडर्ड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट मीट्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इनमें से कोई भी एक, कोई भी एक, अभी तीनों नहीं, अभी कोई भी एक, कोई भी एक में, एक तो था रेवेन्यू का, उस सेगमेंट का रेवेन्यू आपके टोटल रेवेन्यू से, सारे सेगमेंट का जितना रेवेन्यू है उसके 10% से इक्वल, इक्वल या ज्यादा, इक्वल या ज्यादा हो। ओके, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है सर? एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है? सेल्स टू आउटसाइडर्स, कंपनी के बाहर माल बेचा। इंटरनल मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में, दोनों सेल्स काउंट होगी यहाँ पर। तो अपन एक एग्जांपल लिया, सेगमेंट का रेवेन्यू लिया, तीन कितने हैं सर सेगमेंट? 5 सेगमेंट है। रेवेन्यू लिया, रेवेन्यू का टोटल कर दिया 100 था, 100 का 10% कितना होता है? 10। अब देख लो 10 या 10 से ज्यादा से 10 या 10 से ज्यादा जिसका भी सेल्स है वो सब रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। हालांकि हमने जो लिखने का तरीका रखा वो लिखा परसेंटेज रेवेन्यू, 40 डिवाइड बाय 100 40%, 9 डिवाइड बाय 100 9%। जहां भी 10% या उससे ज्यादा दिखता है यस रिपोर्टेबल है, अदरवाइज नो। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस, ये इंपॉर्टेंट था। प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट सेगमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट। अब कंबाइंड रिजल्ट का मतलब क्या है? हायर ऑफ। कंबाइंड रिजल्ट मतलब हायर ऑफ
कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ ऑल सेगमेंट और कंबाइंड लॉस ऑफ ऑल सेगमेंट। जो सेगमेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं उनके प्रॉफिट्स को ऐड कर दो, जो सेगमेंट लॉस अर्न कर रहे हैं, लॉस इनकर कर रहे हैं, उनके लॉसेस को ऐड कर दो। और फिर देखो प्रॉफिट और लॉस में से कौन सा एब्सोल्यूट मैनर में ज्यादा है। एब्सोल्यूट क्यों बोल रहा हूं, वरना तो हमेशा प्रॉफिट अमाउंट ज्यादा रहेगा, लॉस तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं देखना। प्रॉफिट या लॉस में से कौन सा वैल्यू ज्यादा है वो देखना है, जो ज्यादा है उसी का 10% देखा जाएगा, ठीक है ना, उसी का ही 10% देखा जाएगा। ओके, अब जैसे एग्जांपल था ए बी सी डी ई एफ, 6 सेगमेंट थे, इन्होंने तो टोटल करके -40 दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। अभी कोई -40 का देख लेगा 10% तो दिक्कत हो जाएगा। अपने को प्रॉफिट का टोटल अलग करना होगा और लॉस का टोटल अलग करना होगा। प्रॉफिट का टोटल है 100 और लॉस का टोटल है 140, दोनों में से ज्यादा कौन सा रहा, 140। तो अभी अपने को परसेंटेज किससे देखना है, 140 से देखना है। तो 60 डिवाइड बाय 140, 30 डिवाइड बाय 140, 10 डिवाइड बाय 140, 50 डिवाइड बाय 140। जिधर भी 10% या उससे ज्यादा आएगा वो रिपोर्टेबल होगा, बाकी नॉट रिपोर्टेबल होगा। डन। फिर हमने देखा इफ एसेट ऑफ दैट सेगमेंट, अब एसेट की बात है, पहले आया सेल्स, फिर आया प्रॉफिट लॉस, फिर आया एसेट्स, है ना। एसेट नॉर्मल है, ये सारी सेगमेंट की जितनी भी एसेट है उसका 10% या उससे ज्यादा। सबसे अच्छी बात है 10% चेंज नहीं हो रहा, याद ही नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। फिर कहा नोट इफ एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ अबव आइडेंटिफाइड ऑल रिपोर्टेबल सेगमेंट। तुमने रिपोर्टेबल पता कर लिया तीनों क्राइटेरिया लगा के, बिल्कुल। अब फिर उन सब का अगर एक्सटर्नल रेवेन्यू, कौन सा रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू, अगर एक्सटर्नल रेवेन्यू लेस देन 75% है किसका, ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, देन एडिशनल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। मतलब उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया, भैया कम से कम 75% को तो रिपोर्टेबल बताओ, कम से कम 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू आपका यूजर्स को शो होना चाहिए। तो अगर मान लो आपके तीनों रिपोर्ट, मान लो ऊपर रिपोर्टेबल सेगमेंट में उन सबका रेवेन्यू बना, एक्सटर्नल रेवेन्यू बना केवल 70%, तो 5% के लिए और भी सेगमेंट को इंक्लूड करो। किसको इंक्लूड करते हो इसके बारे में नहीं बोला, जो आपकी इच्छा है उसको इंक्लूड करो, बस 75% कर लो। और ऑब्वियसली जिसका रेवेन्यू ज्यादा होगा उसी को इंक्लूड करना चाहोगे, ठीक है ना, क्योंकि मैटर यही करता है ना, ज्यादा वाले को शो करे, कम वाले को कौन शो करना चाहेगा। नेक्स्ट, इफ एंटिटी वांट्स टू कंसीडर एनी सेगमेंट which does not meet the above criteria as reportable then it can do so। आप चाहते हैं नहीं जी मैं तो जो रिपोर्टेबल नहीं है उसको भी रिपोर्टिंग करूंगा, मैं तो यूजर्स को सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना, तो बता सकते हो, आपकी इच्छा, मैनेजमेंट जो चाहे कर सकता है, मना ही नहीं है उसके लिए। ये तो हमने क्राइटेरिया लगाया कि इतना तो रिपोर्ट करना ही करना है, उसके अलावा अगर आपकी इच्छा है तो वो भी करो। ऑल रिमेनिंग सेगमेंट दैट आर नॉट रिपोर्टेबल, जो रिपोर्टेबल नहीं है एज अबव शुड बी कंबाइंड, उन सबको ऐड कर देना एंड डिस्क्लोज एट अदर सेगमेंट। मान लो तुमने 80% कवर कर लिया रिपोर्टेबल में, बाकी 20% अदर सेगमेंट्स के नाम से दिखाना, और उन सबका इंडिविजुअली नहीं दिखाना, सबका कंबाइन करके एक साथ में सेगमेंट इंफॉर्मेशन में दिखा देना। कैसे सर, अभी देखेंगे ना, ये देखो डिस्क्लोजर कैसे देना है, देखो डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेगमेंट ए रिपोर्टेबल था, बी रिपोर्टेबल था, बाकी जो नहीं रिपोर्टेबल थे वो सारे अदर सेगमेंट थे। इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा, बड़ा आसान सा सर, पहले सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस, जिसमें रेवेन्यू आ गया लेस जीएसटी, रेवेन्यू मत, जीएसटी भी तो आपने कलेक्ट किया था, जीएसटी हटा दो, मतलब नेट रेवेन्यू पता कर लो। सेगमेंट रेवेन्यू और सेल्स कौन सा, नेट वैल्यू, जो आपकी रेवेन्यू एक्चुअली, प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम, वही पीएनएल बन रहा है ना। टोटल रेवेन्यू आ गया लेस सेगमेंट वाइज एक्सपेंसेस आ गए, सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस आ गया। फिर सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस के बाद अच्छा टोटल वाले कॉलम में करना प्लस और माइनस क्या, अनअलोकेटेड इनकम माइनस अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो अलोकेट नहीं किए जा सकते सेगमेंट वाइज, तो उनके इनकम माइनस एक्सपेंसेस को टोटल में दिखा देना बस। ईबीआईडी आ गया, लेस इंटरेस्ट कर देंगे, ईबीटी आ जाएगा, लेस टैक्स कर देंगे, टैक्स दोनों, करंट टैक्स भी और डेफर्ड टैक्स भी आ जाएगा, पीएटी। ये तो आ गया प्रॉफिट और लॉस। फिर एसेट और लायबिलिटीज दिखाओगे तो सेगमेंट वाइज दिखा देना, सेगमेंट एसेट्स उनका टोटल आ जाएगा। फिर अनअलोकेटेड इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट है वो तो सेगमेंट वाइज नहीं होता ना, तो उसको टोटल में दिखा देना। अदर कोई हो आइटम एसेट का अनअलोकेटेड तो वो भी दिखा देना, टोटल वाले कॉलम में टोटल आ जाएगा। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें सेगमेंट वाइज लायबिलिटीज हो तो वैसे, और अनअलोकेटेड लायबिलिटीज, ये अनअलोकेटेड लायबिलिटीज में तुमने सब में क्यों किया था, टोटल में किया था क्या, तुमने सब में कर दिया होगा ना, तुमने मुझे कॉपी मारा होगा, इसमें दिमाग लगाया होगा। अनअलोकेटेड लायबिलिटीज तो क्या होगा, केवल टोटल में ही होगा ना,
ठीक है। ओके, शेयर कैपिटल भी केवल कंपनी का ही होता है टोटल में, रिजर्व एंड सरप्लस भी केवल कंपनी का ही होता है तो टोटल में, है ना। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ गया, डन है क्या। अब अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन में कोई कैपेक्स हो गया, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, या कोई डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हो गया, दो आइटम और दे देना सेगमेंट वाइज। फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में कैसे जाएगा, होम कंट्री और फॉरेन कंट्री और टोटल। इसका ऊपर वाले कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर कॉलम तो सेगमेंट वाइज है ना, सेगमेंट ए बी अदर सेगमेंट। जियोग्राफिकल में क्या देना, रेवेन्यू बता देना, एसेट बता देना और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन दे रखी हो ना वो बता देना, ठीक है। अब क्या करें सर, अब एक क्वेश्चन था एबीसी, 5 सेगमेंट है ए बी सी डी ई, प्रॉफिट और लॉस दे रखा है विच इज रिपोर्टेबल सेगमेंट। एक बार फिर से दिया मैंने प्रॉफिट और लॉस वाला क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या करना, प्रॉफिट को ऐड करना और लॉस वाले को ऐड करना है। 780, 1500 और 6000 इसको ऐड करेंगे तो टोटल बनेगा 8280। लॉस वाले को ऐड करेंगे 2300, 4500 बनेगा कितना 6800। दोनों में से ज्यादा कौन है 8280, तो परसेंटेज किसका देखा जाएगा 8280 का देखा जाएगा। ओके, तो अभी तुम परसेंटेज देखो 780 डिवाइड बाय 8280 वगैरह सब पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। जिधर भी 10% या उससे ज्यादा आ रहा है यस रिपोर्टेबल सेगमेंट है, कर पाओगे। प्रेजेंटेशन वगैरह इजी है। नेक्स्ट 4 सेगमेंट है फॉर विच रेवेन्यू इज गिवन बिलो, एबीसीडी, एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है टोटल भी है। पहले तो टोटल में देखते हैं ना 10% कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो अब अपन ने एडिशनल इंफॉर्मेशन बोला, सेगमेंट सी इज अ न्यू बिजनेस यूनिट एंड विल एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट, क्या कर रहा है मैनेजमेंट एक्सपेक्ट, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। मैनेजमेंट expect this segment to make significant contribution to the external revenue in the coming year। आने वाले सालों में अच्छा कमा के देगा, अभी तो नहीं दे रहा ना। ओके, आने वाले सालों में देगा तो सोचेंगे कुछ बात। फाइंड रिपोर्टेबल सेगमेंट, अब रिपोर्टेबल के लिए क्या करना, पहला क्राइटेरिया तो रेवेन्यू वाला, क्या कि टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा, तो टोटल रेवेन्यू कितनी है 1 करोड़, 1 करोड़ का 10% देख लो। सेगमेंट ए 30 लाख है, सेगमेंट बी सिर्फ 6.5, 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख, तो बी क्या है रिपोर्टेबल नहीं है। सी भी रिपोर्टेबल नहीं है, डी और ए रिपोर्टेबल है। डी और ए को मिलाओ कितना बनता है 30 और 54 84। ओके ठीक है 84। अब सुनो, इफ सेगमेंट रेवेन्यू, ये सब अपन ने देखा, 2 यस हो गए 2 नो हो गए। इफ एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ अबव आइडेंटिफाइड, एक्सटर्नल देखना है ना केवल, इंटरनल नहीं देखना। एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ ऑल अबव आइडेंटिफाइड ऑल रिपोर्टेबल सेगमेंट इज लेस देन 75%। गलती मत कर देना, पता चले 84 हो गया भैया, नक्की नहीं। अभी इसको जज करना, लाइन हटाया था ना अपन ने, एक्सटर्नल 30 और 5, 35 लाख, और टोटल कितना है 50 लाख। 50 लाख में 35 लाख कितना होता है 70% ही होता है। 5% को और इंक्लूड करना होगा कि नहीं करना होगा सर, करना होगा। 5% को और इंक्लूड करोगे तो अब किसको करोगे, ये तो 70 ही हुआ। लेस देन 75% अगर होगा तो और अपने को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट मैंने दिखाया, ए भी है, उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू भी दिखा दिया, उनका परसेंटेज भी दिखा दिया। 50 लाख से 50 लाख क्या था टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू 70%, सो मोर सेगमेंट टू बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब किसको किया जाए, बी को किया जाए, किसी को किया जाए। ऑल्टरनेटिव 1 सी को करते हो अगर, तो सी का एक्सटर्नल रेवेन्यू बता देना परसेंटेज वाइज कितना है 17 हो गया 87। डी बी को अगर करते हो तो उसका बता देना। सी को क्यों किया, सी के लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं वो, तो सी को कर दो। अल्टरनेटिवली लिख के आ जाना, बी को भी आप इंक्लूड कर सकते हो एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट। बस ध्यान क्या रखना है 75% बन जाए ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू। डन, एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% वाला क्राइटेरिया किस पर है, एक्सटर्नल रेवेन्यू पे, और वो 10% वाला किस पर है, केवल सारी रेवेन्यू पे, है ना, एक्सटर्नल या इंटरनल टोटल रेवेन्यू। डन, ये लो सर रिवाइज तो इतना जल्दी हो गया, ये ऐसे होने चाहिए थे इंडेक्स, है ना, बिल्कुल।
नहीं, फिर इंटरनेशनल नहीं दे रखेंगे होंगे तब कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, 75% वाला पॉसिबल हो गई, वो क्वेश्चन बना के ही नहीं देगा, टेंशन नहीं। ओके सर, ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है। अब भी देखा ना, अभी ये सीएस से ही तो उठाया था, तो बस अपन ने लिख दिया आंसर इसका। ठीक है, हाँ ये थोड़ा अलग लग रहा है सर। एक्स लिमिटेड ऑपरेट इन कोटिंग इंडस्ट्री, इट्स बिजनेस सेगमेंट कंप्राइज कोटिंग एंड अदर्स। ओके, सेगमेंट में क्या है? कोटिंग है, दूसरा क्या आ गया? अदर्स। कोटिंग में तो डेकोरेटिव, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, पेंट वगैरह रिलेटेड एक्टिविटीज, अदर के अंदर केमिकल, पॉलीमर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज अलग अलग डिफाइन करके दे रखे हैं। सर्टेन इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर, क्या सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन है। रेवेन्यू जिसमें जीएसटी शामिल है, जीएसटी अलग से दे रखा है, वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना है ना, वो वाला है क्वेश्चन। अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे सेगमेंट वाइज, ठीक है ना। और ये सेगमेंट वाइज क्या दे रखा है? रिजल्ट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज। ओके, फिर उसके बाद अनएलोकेटेड इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, टोटल में जाएगा प्रॉफिट लॉस में। इंटरेस्ट लेस हो जाएगा तभी पीबीटी आएगा। इनकम टैक्स एक्सपेंस भी लेस हो जाएगा तब पीएटी आ जाएगा। ओके, अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर एसेट्स, वो एसेट्स में चला जाएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर एसेट्स। अनएलोकेटेड लायबिलिटीज भी, रिजर्व एंड सरप्लस भी, शेयर कैपिटल भी, ये सब प्रेजेंट करना है बस। डेप्रिसिएशन और बता रखा है दोनों का अलग, तो अदर इंफॉर्मेशन में चला जाएगा डेप्रिसिएशन। कैपेक्स चला जाएगा अदर इंफॉर्मेशन में, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अच्छा आउटसाइड इंडिया सेगमेंट, एसेट आउटसाइड इंडिया, तो जियोग्राफिकल वाइज बता देंगे, होम और आउटसाइड। रेवेन्यू खुद का देख लेंगे और एसेट्स खुद का देख लेंगे, उसमें से आउटसाइड को अलग करके होम और आउटसाइड का अलग अलग कर देंगे। Based on the above information, comment how X Limited would disclose information about the reportable segment, revenue, profit loss, asset and liabilities for the year ended। तो कैसे होगा? सबसे पहले सर चेक करते चलते हैं ना, कोटिंग और अदर। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस, फर्स्ट सेगमेंट प्रॉफिट लॉस था ना, जिसमें 2,70,000 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? जीएसटी। हाँ, तभी तो 2,70,000 लिखोगे, फिर लेस करोगे जीएसटी, फिर नेट आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2,70,000 लिखा, नेट कर देंगे, ये लो जी नेट रेवेन्यू। ओके, टोटल में भी जाएगा। अदर ऑपरेटिंग इनकम जो दे रखा होगा ऐड कर देंगे, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अपना इंफॉर्मेशन क्या था? रेवेन्यू में से खर्चे वर्चे लेस करके प्रॉफिट लॉस था डायरेक्ट। इसने क्या किया? पहले रेवेन्यू को शो कर दिया, क्योंकि उसने बोला था ना रेवेन्यू, फिर प्रॉफिट लॉस भी बताना ही है तो बता देंगे। फिर अब रिजल्ट, रिजल्ट में क्या किया इसने? सेगमेंट रिजल्ट। अच्छा एक बात, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस ही तो होते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू तो दे रखा था, सेगमेंट एक्सपेंसेस किधर दे रखे थे? नहीं दे रखे थे ना, तो प्रेजेंट करने का तरीका अपन ने बदल दिया। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस नहीं हो सकते थे, एक्सपेंसेस थे ही नहीं, एक्सपेंसेस तो आगे के थे, इंटरेस्ट वगैरह थे। तो इसने सेगमेंट रिजल्ट ऑलरेडी दे रखा है, रिजल्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट आपको दे रखा था वो लिख दो, 10 और 4 14, 14 में से फिर क्या? वो अदर इनकम है ना, अदर इनकम नहीं हो, अदर इनकम तो खैर अपन ने पहले ही ऐड कर दिया था। उसके अलावा अनअलोकेटेड वाला ऐड करना था, अनअलोकेटेड इनकम माइनस एक्सपेंसेस, 14 और 3 17, 17 में से वो इंटरेस्ट खर्चा लेस हो जाएगा, 15, 15 में से वो लेस क्या होगा? एक्सेप्शनल, अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, लेस टैक्स कर देना। टैक्स दे रखा है क्या? हाँ सर, 1950 और 50, हाँ अलग अलग लेस कर दिया, ये 1950 और ये 50 अलग अलग लेस कर दिया। ओके, ये आ जाएगा क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन निकालना था, तो बस ऐसा रटा रटा है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होगा, ऐसा नहीं, रेवेन्यू लिख दिया, एक्सपेंसेस थे नहीं, रिजल्ट ऑलरेडी दे रखा था। मतलब रिजल्ट का मतलब ही क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। तो अभी जैसे वो क्या अपन वो एक क्राइटेरिया देखा था ना, एक तो रेवेन्यू का क्राइटेरिया देखा था, एक एसेट का क्राइटेरिया देखा था, और एक प्रॉफिट लॉस का देखा था। प्रॉफिट लॉस की जगह वर्ड की क्या यूज किया जा सकता है? रिजल्ट भी वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर अदर इंफॉर्मेशन, सेगमेंट वाइज जो एसेट है वो लिख देना, और जो अनअलोकेटेड इन्वेस्टमेंट है वो टोटल में दिखा देना। फिर लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स में भी वही सेगमेंट वाइज जो लायबिलिटीज है वो दिखा देना, अनअलोकेटेड वगैरह, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस टोटल में दिखा देना।
हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन, अच्छा इसने सारा अदर इन्फॉर्मेशन में डाल दिया, एसेट्स भी लाइबिलिटीज भी। अपन एसेट लाइबिलिटीज को अलग दिखाए थे और अदर इन्फॉर्मेशन में डाले थे क्या, डेप्रिसिएशन और कैपेक्स। इसने कोई बात नहीं है, इसने अब अदर अदर इन्फॉर्मेशन में भी एक अदर बना दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रेजेंट कैसे भी कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। अच्छा कैपेक्स और डेप्रिसिएशन, कैपेक्स दे रखा था क्या? हाँ दे रखा था सर, दे रखा था। डेप्रिसिएशन भी दे रखा था, बिल्कुल दे रखा था। अब जियोग्राफिकल और आउटसाइड इंडिया वाला देखते हैं। अपना टोटल रेवेन्यू कितना है सर? टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 3,17,000 है, 3,17,000। उसमें से उसने बोला ना आउटसाइड इंडिया कितने, आउटसाइड इंडिया रेवेन्यू, हाँ 620। भाई ये देख लेना कितने जीरो हटाता है, चेक कर लेना। रुपीज इन लैख बता रहा है, रुपीज इन लैख, तो ये लो 5 जीरो हट जाएंगे ना, तो 62,000। ओके बाकी बचा क्या, होम कंट्री से आया कि नहीं आया, इंडिया से आया कि नहीं आया। ऐसे ही सेगमेंट एसेट, एसेट का टोटल आया था, सेगमेंट एसेट का, हाँ 80,000 10,000 10,000 टोटल में, सेगमेंट एसेट टोटल में है ना, अनअलोकेट वगैरह सब मिलाकर 1,00,000। उसमें से आउटसाइड इंडिया कितना है, 10,000। 10,000 बाहर है तो इंडिया में कितना हुआ फिर, 90,000। सर इसमें टोटल लेना है, इसमें टोटल लेना है, अनअलोकेटेड वाले भी लेने हैं, हाँ अनअलोकेटेड, ये कोई सेगमेंट वाइज थोड़ी ना, ये तो कंपनी का टोटल में बता रहे हैं कि भैया कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना है और कंपनी का टोटल सेगमेंट एसेट कितना है। और कैपेक्स, कैपेक्स के लिए कुछ बोल नहीं रखा था, टोटल में 7,000 था और आउटसाइड इंडिया के लिए कुछ बोल नहीं रखा, मतलब सारा का सारा इंडिया में ही हो रखा है। तीन ही चीजें बताई थी यहाँ पे, रेवेन्यू बता दो, एसेट बता दो और कैपेक्स। और कैपेक्स तुम नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, आउटसाइड इंडिया की 2 इन्फॉर्मेशन थी, 2 लिख दो के चलेगा, याद है तो लिख देना कैपेक्स भी। तो ये तो सिर्फ प्रेजेंट करना था और कुछ नहीं करना था, है ना। फालतू के नंबर है देखा जाए तो, ये अगर एग्जाम में आ जाए तो लेंदी तो होगा लेकिन नंबर फालतू के हैं, इजी है, कुछ भी नहीं था इसमें। डन, नेक्स्ट देखो। An entity uses the weighted average cost formula to assign cost to inventory and cost of goods sold for financial reporting purposes, but the report provided to the chief of operating decision maker (CODM) use the FIFO method for evaluating the performance of segment information. State the cost formula to be used for Ind AS 108 disclosure purpose. अब यूज क्या कर रही है एंटिटी, यूज कर रही है क्या, weighted average cost to assign cost to inventory and cost of goods sold for financial reporting purpose, but report provided to CODM, उसमें क्या यूज कर लिया CODM में, FIFO। अब बताओ जी कौन सा फॉर्मूला डिस्क्लोजर में जाएगा। अब एक्चुअली तो WACC यूज कर रहे हो, CODM को रिपोर्ट FIFO के हिसाब से दे रहे हो। अब तुम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है उसको कौन से मेथड से बताने वाले हो वो भी बता दो। The entity should use FIFO method for its Ind AS 108 disclosure, even though it uses the WACC formula for measuring inventory for inclusion in its financial statement, where chief operating decision maker uses only one measure of segment assets. Same measure should be used to report the segment information. CODM जो यूज करा आपको वो यूज करना है। Accordingly, in the given case, the method used in the preparing the financial information for CODM should be used for reporting under the Ind AS 108. However, reconciliation between the segment result and result as per the financial statement need to be given by the entity in its segment report. आप भैया तुम यूज तो वही वाला करोगे, दिखाओगे सेगमेंट इंफॉर्मेशन वही वाले के हिसाब से, लेकिन फिर तुमको फाइनली बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बने हुए किससे, WACC से, और तुम सेगमेंट वाइज बता रहे हो किसमें, फीफो बेसिस पे। तो दोनों में फिर स्टॉक में जो फर्क आ रहा है वो क्यों आ रहा है, रिकंसाइल करके बनाना पड़ेगा। तो एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ जाएगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है, बिटवीन द सेगमेंट रिजल्ट, क्योंकि सेगमेंट रिजल्ट फीफो बेसिस पे है, एंड रिजल्ट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो WACC के बेसिस पर है। तो रिजल्ट क्यों बता रहे हैं, रिजल्ट पे फोकस क्यों किया, आपका स्टॉक आपके रिजल्ट को तो इफेक्ट करता है, ठीक है ना, इन्वेंट्री। ओके तो आपको अलग से रिकंसाइल करके बताना पड़ेगा प्रॉफिट में फर्क आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है।
सीओडीएम जो यूज कर रहा है, सीओडीएम को जो यूज किया गया, सीओडीएम डिसीजन मेकर है, तो सेगमेंट वाइज वही चलेगा, क्योंकि सीओडीएम भी तो रेगुलरली रिव्यू करते हैं इसको। ओके सर, ये तो हो रखा है सर, ये वाली वैल्यूज ही तो थी। हाँ ये वाला तो लिखवाया था सर आपने। डन। चल नेक्स्ट, ये हो रखा है क्या? नहीं ये नहीं हो रखा। एक्स लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड द क्या फॉलोइंग बिजनेस कंपोनेंट, फार्मा है, एफएमसीजी, आयुर्वेदा है, अदर है और टोटल बता रखा है, टोटल फॉर द एंटिटी। एक्सटर्नल रेवेन्यू भी है, इंटरनल रेवेन्यू भी है, प्रॉफिट भी दे रखा है, प्रॉफिट मतलब रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है यहाँ पे। तो एसेट्स भी दे रखी है। विच ऑफ द सेगमेंट वुड बी रिपोर्टेबल एज पर द क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड इन इंड AS 108। तो हम क्या करेंगे, एसेट का टोटल देखेंगे 90 लाख, इसका परसेंटेज देखेंगे सब में, तो 90 का 10% होता है 9 लाख, यस रिपोर्टेबल, यस नो नो। अच्छा 30 लाख प्रॉफिट, प्रॉफिट का 10% देखेंगे, हाँ 3 लाख, यस नो नो यस। ओके फिर रेवेन्यू, रेवेन्यू में तो टोटल करके देखेंगे ना, टोटल तो कितना है 97 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 41 और 8 49 लाख, टोटल करेंगे कितना आएगा 153 लाख, है ना। 153 का 10% 15.3, यस नो नो यस, यही हुआ ना 10% उससे ज्यादा। तो भैया ऐसा कौन सा बंदा है जो तीनों में नो है? आयुर्वेदा, आयुर्वेदा तीनों में नो है, इसमें भी नो है, इसमें भी नो है, इसमें भी नो है। बाकी किसी न किसी में भी, किसी भी क्राइटेरिया में अगर यस हो जाएगा तो यस वो रिपोर्टेबल सेगमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो फार्मा रिपोर्टेबल है, एफएमसीजी भी रिपोर्टेबल और अदर भी रिपोर्टेबल है फिलहाल के लिए। तो जो हमने वो रिपोर्टिंग सेगमेंट का क्राइटेरिया लगाया 10% ऑफ एसेट, 10% ऑफ रेवेन्यू, 10% ऑफ रिजल्ट वाला, उसमें तो ये तीन रिपोर्टेबल है। अब अपने को देखना है एक्सटर्नल रेवेन्यू को और चेक कर लेना, ठीक है ना। एक्सटर्नल रेवेन्यू को और चेक कर लेना कि भैया ये जो तीन सेगमेंट आपने जो रिपोर्टेबल बताए हैं, फार्मा, एफएमसीजी और अदर्स, इन तीनों का टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% या उससे ज्यादा बन रहा है क्या? बन रहे तो फिर ठीक है, बता दिया भैया तीनों सेगमेंट फार्मा वुड सेपरेटली रिपोर्टेबल सिंस दे मीट ऑल थ्री साइज क्राइटेरिया। फार्मा के लिए बोला कि वो तीनों क्राइटेरिया मीट कर रहा है, यस यस और यस। फिर बोला दो एनी वन क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड। FMCG segment does not satisfy the revenue and profit, but does satisfy the asset test. So it would be separable, reportable, separately reportable, है ना। Ayurveda does not meet the any threshold limit, कहीं पे भी नहीं करा, it may not be classified as reportable segment, बस इसको reportable नहीं मानना। और अदर को मान लेना, अदर के लिए कुछ बोला नहीं है बस, हालांकि वो जो अदर को रिपोर्टेबल बनाओ, ठीक है डन। और आगे कुछ बोला नहीं है, क्योंकि इनको पता था कि टोटल जो एक्सटर्नल रेवेन्यू उसका 75% कवर हो गया है, तो अपन को बस चेक कर लेना है। अगर नहीं कर रहा होता ना तो फिर आयुर्वेदा को भी क्या करना होता, शामिल करना होता, ठीक है। फार्मा हो गया था, एफएमसीजी हो गया था और आयुर्वेदा के लिए बता ही दिया था, डन। और अदर ही 10% कर सकते हो। तो करना कैसे, परसेंटेज निकालना है सब, इनका जो फॉर्मेट होता है ना वो परसेंटेज निकाल कर ही होता है। ऐसे नहीं कि भाई जैसे एक तरीका तो ये होगा ना, जैसे 30 लाख है, 30 लाख का 10% 3 लाख को कंपेयर करना, 30 लाख पे हाँ परसेंटेज निकालो और फिर परसेंटेज में देखो किधर 10% से ज्यादा आ रहा है, 10% या उससे ज्यादा आ रहा है। कोई भी एक क्राइटेरिया में 10% उससे ज्यादा आ रहा हो तो यस वो रिपोर्टेबल होगा। तीनों में ही नहीं आ रहा तो यस वो सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होगा। बस डन है सर। तो आज के लिए बस, अदर्स में अब इसने बताया नहीं ना। अब जैसे ऊपर था एक क्वेश्चन था ना, उसके अंदर दो सेगमेंट थे, एक कोटिंग और एक अदर,
तो अदर रिपोर्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? तो अपने को सपना थोड़ी ना आता है कि अदर वाला वो है जो अनअलोकेटेड वाले आइटम्स वाले हैं, या जो बाकी बच गए वो आइटम है अदर्स। वो तो अदर्स तो तब होता है ना, अदर तो हम बनाते हैं, जो रिपोर्टेबल नहीं है वो अदर है। बट ये तो रिपोर्टेबल है ना अदर सेगमेंट, इनको कोई हक नहीं अदर बोलने का, हम बोलेंगे अदर। ठीक है ना, जो रिपोर्टेबल है वो रिपोर्टेबल, बाकी अदर सेगमेंट्स। ठीक है, चलिए, तो ये अदर बोल रहा है तो वो भी एक सेगमेंट ही है। ओके, चलो डन है फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।